नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद, आप देख रहे हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स। तारीख है आज 18 अगस्त 2026 और वार है ट्यूजडे। और ट्यूजडे तक 18 अगस्त तक जो भी न्यूज़पेपर में, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो पीआईबी हो, चाहे वो जनसत्ता हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, जहाँ से भी कोई इम्पोर्टेंट खबर आई है उन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आइए का देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत जो 17-18 अगस्त 2026 को किस संगठन के एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप से संबंधित बैठकों की मेजबानी कर रहा है। अभी जो हाल ही में जो भारत है वो एनवायरमेंट जो वर्किंग ग्रुप है उनकी बैठकों की मेजबानी कर रहा है। तो किस संगठन कर रहा है? वो है ब्रिक्स। सही आंसर इसका ब्रिक्स है। तो इससे संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन और फैक्ट्स देखते हैं क्या है कि ये समाचार में ये क्यों उपयोगी है। क्योंकि भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता है 2026 के अंतर्गत नई दिल्ली में ब्रिक्स एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप्स तथा क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंधित बैठकें आयोजित हो रही हैं। इसके बाद 18 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग आयोजित की जानी है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है ब्रिक्स। और ब्रिक्स के बारे में वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रिक्स को पढ़ लेते हैं हम कि ब्रिक्स का मूल गठन ब्रिक हुआ था। ये आजकल ब्रिक्स है ना बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो जो मूल गठन था वो ब्रिक था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना था और साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, तब इसका नाम ब्रिक्स बना। तो ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुउद्देशीय सहयोग बढ़ाना। भारत ने 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और हाल फिलहाल इसमें जो मेंबर हैं वो 11 हो चुके हैं। तो 11 इसमें मेंबर है हाल फिलहाल में ब्रिक्स में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की बैठक 17-21 अगस्त 2026 के दौरान भारत के किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो 17 से 21 अगस्त तक जो ब्रिक्स ट्रैक की बैठकें हैं वो आयोजित की जा रही है। तो वो पुणे में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? पुणे में। पुणे में की जा रही है। चलिए तो इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले तो हम ये खबर देखते हैं कि खबर हमारे लिए उपयोगी क्या है। तो देखिए भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो 17 से 21 अगस्त 2026 तक ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की मेजबानी पुणे में कर रहा है। यह ब्रिक्स के अंतर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग से जुड़ा महत्वपूर्ण मंच है। तो हमारे लिए जो फैक्ट है इससे याद करने लायक वो क्या बनते हैं? एक तो आईसीटी बनता है कि आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये बहुत वनडे एग्जाम में खूब आईसीटी का नाम पूरा पूछा जाता है। भारत में दूरसंचार क्षेत्र का प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। ये भी याद रखना है कि इसका जो मंत्रालय क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में। आईसीटी में टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेट, डिजिटल एंड नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम शामिल होते हैं। आईसीटी को पूछ लिया आईसीटी क्या होता है? तो आईसीटी में टेलीकम्युनिकेशन शामिल होता है, इंटरनेट, डिजिटल, नेटवर्क, जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है वो सब आईसीटी में शामिल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? हमारे जो आर्मी के जो चीफ हैं वो अभी देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। वो गए हैं नेपाल। किसमें गए हैं? नेपाल में। क्यों गए हैं? ये क्यों उपयोगी है हमारे लिए? हमारे लिए इसलिए उपयोगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धीरज सेठ ने 17 से 19 अगस्त 2026 तक नेपाल की आधिकारिक यात्रा की है। यह यात्रा भारत नेपाल रक्षा और सहयोग को मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। तो हमारे लिए जो एग्जाम से और भी स्टेटिक्स जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि नेपाल और भारत का स्थल है जो सीमा साझा करने वाली पड़ोसी देश है। एक तो भारत नेपाल सीमा मुक्त खुली सीमा के लिए जानी जाती है। आवागमन खूब होता रहता है, यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक सैन्य संबंधों में गोरखा सैनिकों की विशेष भूमिका रही है। तो नेपाल जो है, नेपाल हमारे पास में है। नेपाल में आने जाने में कोई बॉर्डर नहीं है, कोई वीजा वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारत में 17 अगस्त 2026 से सेंसस 2027 के किस चरण की शुरुआत असम में हुई है?
आपको पता है कि अपने जो भारत में है जो सेंसस चल रही है तो वो कई चरणों में था, तो एक कुछ चरण पूरे हो चुके हैं। जो अभी 17 अगस्त से स्टार्ट हुई है वो सेंसस असम में स्टार्ट हुई है। और ये क्या है, जो फर्स्ट चरण में, दो चरणों में होती है, तो फर्स्ट चरण होता है जो हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस का कार्य होता है। अब जो दूसरा चरण है वो फरवरी में होगा, मेन जनसंख्या का। चलिए इसकी हमारे लिए क्यों उपयोगी है देख लेते हैं हम, कि असम में सेंसस 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस 27 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। इससे पहले असम में सेल्फ इन्यूमरेशन की अवधि 2 से 16 तक थी। तो सेल्फ इन्यूमरेशन क्या था? सेल्फ इन्यूमरेशन था स्वयं की गणना करना। इससे पहले 2 से 16 अगस्त तक 15 दिन दिए थे, जो खुद की गणना ऑनलाइन करने से रिलेटेड है। खुद की जनगणना खुद कर सकता था। फिर एक जो आईडी था नंबर वो मिलेगा। उसके बाद में ये जो आपको अधिकारी है ये हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस करने आएगा, उसको ये बताने थे, तो ऑटोमेटिक आपकी इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर लेता था। तो सेंसस भारत में जनसंख्या संबंधी आधिकारिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। भारत की जनगणना सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत संचालित होती है। सेंसस 2027 में डिजिटल माध्यमों के बड़े पैमाने पर उपयोग के साथ आयोजित किया जा रहा है। सेंसस में हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस पहला प्रमुख चरण है, और सेंसस से प्राप्त आंकड़े नीति निर्माण, संसाधन वितरण और प्रशासन में महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? सेंसस जो आंकड़े होते हैं उनसे हमें आइडिया लगता है कि हाँ किस प्रकार की नीति बनानी होती है, किस प्रकार के संसाधन चाहिए, कितने संसाधन चाहिए, कैसा प्रशासन है, वो सारे जो नीति निर्माण के लिए फायदे होते हैं वो सारे आंकड़े हमें मिल जाते हैं, तो स्मूथली हमारा काम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेंसस 2027 में सेल्फ इन्यूमरेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ये सेल्फ इन्यूमरेशन है वो क्या है? नागरिक ऑनलाइन अपने परिवार की जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं खुद खुद, ये इससे रिलेटेड है। अब हमारे लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि जो सेंसस 2027 है उसमें नागरिकों को सेल्फ एनुमरेशन के माध्यम से ऑनलाइन अपनी जानकारी प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। असम में अप्रैल 2 से 16 अगस्त 2027 तक चली थी, जिसके बाद 17 अगस्त से हाउस लिस्टिंग शुरू हुई। अभी इसमें एग्जाम जो रिलेटेड फैक्ट है वो क्या बन सकते हैं? सेल्फ एनुमरेशन का अर्थ है व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज करना। सेंसस डेटा की गोपनीयता सेंसस एक्ट के तहत संरक्षित होती है। डिजिटल सेंसस के डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग और अधिक एफिशिएंट बनाने का लक्ष्य है। सेंसस 2027 में फास्ट एनुमरेशन भी महत्वपूर्ण विशेषता है। जनगणना के आंकड़े सामाजिक आर्थिक नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। पढ़े थे तो इसलिए हमारे ये बोलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त के रूप में लगभग कितनी राशि किसानों को हस्तांतरित की गई? तो ये की गई है 667.40 करोड़। 667.40 करोड़ जो किसान सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसकी छठी किस्त दी गई है। तो इससे हमारे लिए क्या उपयोगी है? देखो हाल ही में जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त 16 अगस्त 2026 को डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी गई। लगभग 66.74 लाख किसानों को 667.40 करोड़ हस्तांतरित किए गए। हमारे लिए क्या फैक्ट है इसमें? डीबीटी का पूरा नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी का उद्देश्य सरकारी लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान और केंद्र सरकार की योजना है। कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार का महत्वपूर्ण आधार है। डीबीटी में बैंक खाता और डिजिटल पहचान जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का हस्तांतरण किस जिले से संबंधित कार्यक्रम में हुआ? तो कौन सा जिला था वो? ये जिला हमारा अलवर हुआ था। आपको अभी पता है कि जो 16 तारीख को गृह मंत्री भी हमारे और मुख्यमंत्री जी ये सभी अलवर में इकट्ठे हुए थे। इसमें सभी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री हैं, वो सभी आए थे, और केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जिनमें जो मेन चेहरा था वो अमित शाह का था, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। भूपेंद्र जी मंत्री हैं, अलवर के ही ये थे। तो राजस्थान की जो किसान सम्मान निधि की छठी किस्त के वितरण को संबंधित कार्यक्रम अलवर में आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति भी रही। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? अब फैक्ट्स तो इसके लिए क्या देखी कि अलवर का जो राजस्थान है वो उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है। अलवर दिल्ली या एनसीआर से जुड़ा राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है। सरिस्का टायर इसमें है। सरिस्का अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में है, और अरावली का जो अलवर का इतिहास के संबंध है वो मत्स्य क्षेत्र से भी
रहा है। ये इसके लिए स्टैटिक्स फैक्ट्स हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2026 में हर घर तिरंगा अभियान की अवधि क्या रखी गई है। अभी जो 2026 में चल रहा है हर घर तिरंगा अभियान, इसकी अवधि रखी गई है 9 से 17 अगस्त 2026। 9 से 17 अगस्त हर घर तिरंगा की अभियान है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है वो क्या है, 2026 में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है। क्योंकि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरी सफेद हरे रंग की 3 क्षेत्रीय पट्टियां होती हैं। अशोक चक्र सफेद पट्टी की स्थिति में होता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उपयोग से संबंधित नियम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ हैं जो फैक्ट्स हैं, नियम, रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारा वर्ष 2026 में भारत किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ से संबंधित उत्सव मना रहा है। तो ये हमारा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम क्योंकि आज कल इंडिया में बहुत चर्चा में है, संसद में इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, विपक्ष और पक्ष में बहस चलती रहती है। इससे संबंधित बिल भी था, इससे संबंधित रूल भी बनाए गए हैं। तो क्या है कि 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 के समारोह में भी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम को विशेष महत्व दिया गया। सारे स्कूल और स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब में इसको गाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। उपन्यास इसका आनंद मठ था। वंदे मातरम को भारत का नेशनल सॉन्ग माना जाता है। जनगण मन भारत का नेशनल एंथम है। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणादायक भूमिका निभाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है हमारा कि 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा 2047 तक किस क्षेत्र में बड़ा लक्ष्य प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया परमाणु ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में किया गया। देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे लिए क्या उपयोगी हो सकता है। तो 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य, नए न्यूक्लियर रिएक्टर की दिशा में योजनाओं का उल्लेख किया गया। इससे रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टैटिक्स फैक्ट्स हो सकते हैं वो क्या है कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणीय न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर आधारित है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का प्रमुख केंद्रीय विभाग है। न्यूक्लियर एनर्जी को लो कार्बन एनर्जी सोर्स माना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में PHWR की महत्वपूर्ण भूमिका है। यूरेनियम और थोरिनियम के न्यूक्लियर प्रोग्राम में महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इससे रिलेटेड हमारे ये फैक्ट्स हैं। तो चलिए ये हमारे 10 क्वेश्चन हुए आज के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, करंट से रिलेटेड। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल पर लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए करंट अफेयर्स के साथ में, मॉर्निंग में 6 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।